नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने पिछला क्लास में देखा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन वही होता है जो आपने पढ़ा था पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन में आता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। यही जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इन्हीं का नाम दिया जाता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछला क्लास में कुछ रूल्स पढ़ लिया था। आज दोस्तों उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पर्सनल प्रोनाउन को आज खत्म करेंगे। अगर पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो जाता है तो अगला पड़ाव हमारा होगा पॉसेसिव प्रोनाउन की। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने जो किया था, वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग कह सकते हैं कि जो रूल नंबर 6 देख रहे हो इसको कह दो VVI। दिस मींस दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पर्सनल प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये कहता है इफ मोर देन टू प्रोनाउंस कनेक्टेड विद ए कंजंक्शन are used as subject, be followed 2, 3, 1. The whole meaning goes like this कि जब भी किसी सेंटेंस में देखिएगा कि दो से अधिक प्रोनाउन या दो प्रोनाउन जो कि कोई कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो मतलब आगे हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, फिलहाल आप समझिए कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो मतलब एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, बट से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। मुख्यतः यहाँ पे हम लोग एंड को लेके चलेंगे। तो जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ हो या आइदर और से जुड़ा हुआ हो या नाइदर नोर से जुड़ा हुआ हो, आई मीन कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो और वो अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो हम लोग फॉलो कहते हैं 2, 3, 1। ये 2, 3, 1 कहने का क्या मतलब होता है, इसको समझिए बच्चों। 2, 3, 1 कहने का मतलब होता है सबसे पहले सेकंड पर्सन, सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड करने का मतलब हुआ उसके बाद हमें लिखेंगे थर्ड पर्सन को और सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन को। तो ये 2, 3, 1 का जो कोड बनता है ये आपको याद रखना होगा। ये हर जगह पे इस्तेमाल होगा कि जहां भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमें यूज करना होगा 2, 3, 1 को। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को। तो चलिए इसी पे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है आई एंड यू विल गो देयर। अब देखिए ये जो आई एंड यू है ये सेंटेंस यहीं पे गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू हमारा सेकंड पर्सन है। जो सीक्वेंस हमें फॉलो करना है वो ये कहना है कि पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहां तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आ गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है और इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो यू एंड आई विल गो देयर। क्यों, क्योंकि यू यहाँ पे सेकंड पर्सन और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। समझिएगा मेरी बातों को, हमें फॉलो तो करना है 2, 3, 1 को, लेकिन सपोज कीजिए कि ये 2, 3, 1 में से अगर मान लिया कोई दो ही होता, केवल सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, अगर केवल सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। मान लीजिए केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। मान लीजिए केवल थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यानी कि नॉर्मल वे में तो हमें ये कहना है 2, 3, 1 जब तीनों आ जाएगा, लेकिन जब दो आएगा तो ये वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। और एग्जांपल देखते हैं, यू, ही एंड आई मस्ट कम ऑन टाइम। देखिए यू यहाँ पे सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, बन गया 2, 3, 1। और 2, 3, 1 जब बनेगा तो सही है, 2, 1 बनेगा तब भी सही है। देखिए यहाँ पे 2, 1 बन गया तब भी सही है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2, 3 बनता तब भी सही होता, 3, 1 बनता तब भी सही होता। तो जब भी ये बात करते हैं मित्रों ये 2, 3, 1 का, तो 2, 3, 1 में ये तीन बातें खुद ब खुद सेल्फ जो है कैलकुलेटेड है, आपको इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट बनेगा तो हमें यूज करना होगा 2, 3, 1 को। 3 होगा तो 2, 3, 1, 2 होगा तो 2, 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है। चलिए इसी में
आगे देखते हैं। ये जो रूल आपने देखा ये नॉर्मल कंडीशन में लागू होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसको हमने यहां एक्सप्लेन किया है। बट इफ दे हैव नेगेटिव मीनिंग और दे कॉन्फेस वी फॉलो 1 2 3। अभी जो हमने देखा कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो 2 3 1 यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि मान लिया दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया है और सब्जेक्ट के रूप में आने के बाद वो कोई नेगेटिव मीनिंग को दिखाता है। नेगेटिव मीनिंग जैसे कि मान लिया कि थीप है, क्रिमिनल्स है, डकैट्स है ना, ऐसे नेगेटिव मीनिंग को दिखाता है। या जो गलतियां उसने किया है वो कोई मिस्टेक को दिखाता है, कोई गलती को दिखाता है, या अपनी गलती को स्वीकार करता है। कॉन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। और दे कॉन्फेस, अगर यहां से चाहे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि और दे शो मिस्टेक, अगर वो अपनी गलती को दिखाते हैं। ध्यान रखना 3 बातें। पहला, अगर उनका मीनिंग नेगेटिव हो, दूसरा वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और तीसरा वो अपनी गलती दिखाते हैं। जब भी 3 प्रोनाउन, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए लेकिन वो अपनी गलती को दिखाए, वो अपनी गलती को स्वीकार करे, या वो नेगेटिव मीनिंग को देगा, तो ऐसे कंडीशन में हम 2 3 1 को फॉलो नहीं करते हैं। नेगेटिव मीनिंग वाले सेंटेंसेस में हम 1 2 3 को फॉलो करते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया है वी फॉलो 1 2 3। एग्जांपल देखिए, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 हो गया। यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। अब बताइए क्रिमिनल्स कैसा मीनिंग है? नेगेटिव मीनिंग है। और जब ये क्रिमिनल्स नेगेटिव मीनिंग है तो 2 3 1 नेगेटिव मीनिंग में गलत होगा। जब मीनिंग नेगेटिव हो तो 2 3 1 गलत होगा। नेगेटिव मीनिंग में हमें किसका इस्तेमाल करना है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 को, तो इसी को हम चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे बन गया 1 2 3। चूंकि मीनिंग नेगेटिव है इसलिए ये सही हो जाएगा। तो यहां से 2 बातें हमने सीखा, कहां पे 2 3 1 का इस्तेमाल करेंगे और कहां पे 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यहां तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूं, आप मेरी बातों को सुनिए, एकदम समझ जाइएगा। हमने आपको यह पढ़ाया कि जब भी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो नॉर्मल कंडीशन में हम 2 3 1 लगाएंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन को, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन को, और सबसे लास्ट में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आ जाए और वो कोई नेगेटिव मीनिंग को दिखाए, वो अपनी गलती को दिखाए, या वो अपनी गलती को स्वीकार करे, तो ऐसे कंडीशन में 2 3 1 को नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसे कंडीशन में हमें किसको इस्तेमाल करना है? 1 2 3। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। मैं आपको अपनी बात को समझा पाया कि 2 3 1 कहां इस्तेमाल होगा, 1 2 3 कहां इस्तेमाल होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में यू, ही एंड आई आ जाए, समझिएगा मेरी बात को, जब किसी सेंटेंस में यू, ही एंड आई आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इसके साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा या कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, ये समझने वाली बात है। अब जहां भी देखना तो यू, ही एंड आई आ जाए तो इसके लिए वी लगाना। वी मतलब कि यहाँ पे अवयव भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो अस भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो दे नहीं होगा। जब दे नहीं होगा तो यहाँ पे दे भी नहीं होगा और यहाँ पे दिए भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड। अब देखो ये तीनों आ गया ना 2 3 1, तो इसके साथ हमें अवयव लगाना है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुका है कि यहाँ पे अवयव सही होगा और दिए गलत हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं कहना है, बस एक बार इसको देख लीजिए कि जहां भी आपका सब्जेक्ट के रूप में यू, ही एंड आई आ जाएगा तो इसके लिए हम भी का इस्तेमाल करेंगे, यानी अवयव का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 8 कहता है कि मान लिया कि 2 आ जाए, केवल यू एंड आई आ जाए, तो यू एंड आई के लिए भी बच्चों अवयव का ही इस्तेमाल होगा, योर और माई का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे रूल नंबर 8 का एग्जांपल अगर चाहूं तो मैं यहां पे दे दूं एक एग्जांपल, यू एंड आई हैव डन our work, their work। अगर और इसको लंबा कहना चाहे तो my work कर दो, your work कर दो। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखना है, ये यहाँ पे देखो रूल नंबर 1 देखो, यू एंड आई वाले में अवयव सही होता है। यहाँ पे यू एंड आई है तो यहाँ पे अवयव होगा, ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस वाज अवर रूल नंबर 8। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही देख के वो भी समझ जाएंगे। रूल नंबर 9 है कि जब यू एंड ही आ जाए,
तो जब यूएल ही आ जाएगा तो इसके साथ जो है कि आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, तो आपको इसके साथ यूएल का इस्तेमाल करना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा, यूएल का इस्तेमाल करना होगा। और जो 10 हम लोग देख रहे हैं कि ही एंड आई जब आ जाएगा तो इसके साथ हम लोग को आवर का इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप ये 7 8 9 10 बस ये कोई रूल नहीं है, ये कुछ सीधा सीधी जो है रिजल्ट हमने लिख दिया है, तो आप इसको जो है कि आप कह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के आखिरी पड़ाव की ओर, जहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा यूज ऑफ इट, क्योंकि थर्ड पर्सन में इट भी तो आता है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, इसको हेडिंग दिया जाए। नाउ वी शैल डिस्कस यूज ऑफ इट। अब इट जब पढ़िएगा तो एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस होता है, उस दिस को भी यहीं पे देखना होगा, क्योंकि हमें मुख्य रूप से यहाँ पे यही देखना है कि इट और दिस का इस्तेमाल में ये दोनों के बीच में जो है क्या क्या डिफरेंसेस होता है ना। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए इट वर्सेस दिस। हमें ये देखना होगा कि कहां पे इट का इस्तेमाल करेंगे और कहां पे दिस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमने भी हेडिंग दे दिया इट वर्सेस दिस। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। आप हेडिंग दे दीजिए यूज ऑफ इट। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि इट का इस्तेमाल कहां कहां पे होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यूज ऑफ इट को देखते हैं। फर्स्ट यूज, it is used for lifeless things. It is used for lifeless things. ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। It is used for lifeless things. Example, I bought a red pen. I bought a red pen. कैसे कहते हैं? I bought a pen. It is red. Second use, it is used to, ये पहले था it is used for insects as well as, यही पे दे देते हैं animals, दोनों को एक साथ देख लेते हैं, insect and animals. Example, it is a butterfly. It is a butterfly. Yes, yes, कहते हैं। एक मिनट लिखिए। It is a butterfly पहले लिख लीजिए। It is a butterfly. अब देखते हैं। My cow gives me milk. I don't want to say it now. ये इट को ध्यान देना है। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं थर्ड यूज की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड यूज की तरफ। इट का इस्तेमाल जो है आप कह सकते हैं इट इज यूज टू शो, it is used to show time. टाइम में क्या क्या आ जाएगा, तो जितने भी टाइम होंगे सब आ जाएंगे। जैसे it is 5 o'clock, it is, अब टाइम में तो मंथ्स भी आ जाएगा ना, it is मई नाउ, है ना, और भी देख सकते हैं it is 7 PM. Fourth use, it is used to show whether, it is used to show whether temperature or season. Example, it is very hot today.
इट इज समर ऑफ। आई होप कि आप मेरे साथ साथ इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप समझिए, हमें यहां पे पढ़ना है बच्चों यूज ऑफ इट एंड दिस। इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी हम कोई डिफरेंसेस की ओर नहीं चलते हैं, अभी बस हम लोग एक काम करते हैं कि यूज ऑफ इट को समझते हैं। हमें लगता है कि अगर यूज ऑफ इट को हम लोग समझ लेंगे तो फिर दिस को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी हम इसे कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, इसको दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं और दोनों को अलग अलग पढ़ने के बाद खुद ब खुद डिफरेंसेस आप तक पहुंच जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहला यूज ऑफ इट में देखते हैं। कहता है इट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स। अगर चाहो तो इसको इतना ना करके, लाइफलेस थिंग्स ना करके सीधा सीधी कर सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स। इफ यू विश यू कैन से दैट, इतना नहीं करना है, सीधा सीधी आप कह सकते हो लाइफलेस थिंग्स के जगह पे नॉन लिविंग थिंग्स। मैं लाइफलेस क्यों लिखा हूं इसकी भी एक वजह है जो हम आगे चल के देखेंगे। तो लाइफलेस मतलब निर्जीव वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल होता है। जैसे आई बाउट ए पेन इट इज रेड। अब यहां पे देखो, समझने की कोशिश करो। देखो हमें इसके डिफरेंसेस को समझना है, बहुत ज्यादा हिंदी को पकड़ के मत बैठो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होता है कॉमन ईयर का, उसको हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करके कभी उसका समाधान नहीं, उसका जो है हल नहीं ढूंढ सकते हैं। हमें उसके यूजेस को समझना होगा। तो जब यूजेस को समझना होगा तो मेरी बात को समझिए कि यहां पे ये सोचिए कि इट का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है। ऑफ कोर्स ये पेन के लिए हुआ है। अब पेन क्या है? लाइफलेस थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है। लाइफलेस मतलब क्या? नॉन लिविंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइफलेस को मतलब नॉन लिविंग होता है, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है इसके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। यही आपका फर्स्ट यूज है। तो इसको यही में कंक्लूड कर देते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उसके लिए इट का इस्तेमाल होगा। कमिंग टू सेकंड यूज, ये कहता है इट इज यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े मकोड़े और जानवर जो होंगे, यहीं पे कहीं कहीं पे लिख देता है स्मॉल एनिमल्स, एनिमल्स। उतना जो है कि क्लासिफिकेशन सब मत कीजिए, आप सीधा सीधी समझिए। इंसेक्ट्स के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए इट का इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। सीधा सीधी, कोई छोटे एनिमल और बड़े एनिमल में लोग बाइफर्केशन नहीं करेंगे। जैसे इट इज अ बटरफ्लाई, इंसेक्ट है। और देखिए इट इज एन एंट, इंसेक्ट है। अब ये देखिए माय काउ गिव्स मी मिल्क, आई डोंट वांट टू सेल इट नाउ। समझिएगा मेरी बातों को। मेरी गाय अब दूध देने लगी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मैं इसे नहीं बेचना चाहता, गाय को या दूध को। ऑफ कोर्स आई मीन हियर कि मैं गाय के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि जब मेरी गाय दूध नहीं दे रही थी तो मैंने सोचा था कि इसे बेच दूंगा, लेकिन चूंकि अब मेरी गाय दूध देने लगी है इसलिए अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूं। अब मेरी बात को समझिए, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूं। किसे नहीं बेचना चाहता हूं? तो गाय को नहीं बेचना चाहता हूं, ठीक है। अब जब गाय को नहीं बेचना चाहता हूं तो गाय के लिए हम लोगों ने यहां पर किसका इस्तेमाल किया है? ईट का इस्तेमाल किया है ना। और जब गाय के लिए ईट का इस्तेमाल किया है तो ये देखो, ये जो ईट है इट इज बीइंग यूज्ड फॉर काउ। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गाय के लिए ईट इस्तेमाल हुआ है। गाय क्या है? एनिमल है। तो हमने यहां से प्रूफ किया कि आंट जो है एक इंसेक्ट है और काउ जो है वो एक एनिमल है। तो हम इंसेक्ट्स के लिए भी ईट का इस्तेमाल करते हैं और एनिमल के लिए भी ईट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थर्ड यूज की तरफ चलते हैं। इट इज यूज्ड टू शो टाइम। टाइम को दिखाने के लिए भी ईट का इस्तेमाल करते हैं। अब टाइम जो है इसमें तो बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। जैसे टाइम में तो आप कह सकते हो 5 बजे, 6 बजे, है ना। टाइम में ये भी कह सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथ जो है वो भी है। ईयर इट इज 1990, इट इज 2020, ये भी टाइम है ना। तो जितने भी टाइम इस तरह से होंगे, सारे टाइम को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए आप वहां पे इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इट इज 5 o'clock, इट इज 7 PM, इट इज May now, इट इज 2020, इट इज 2020। तो ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं सबके सब समय है और समय को दिखाने के लिए, समय को डिनोट करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। We have finished our third use. Now coming forward to fourth use. Fourth use कहता है it is used to show weather, temperature and season. देखो नंबर बढ़ जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक में 2-3 को ऐड कर दे रहा हूं। चूंकि ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है इसलिए आप इसे समझ लोगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहां भी वेदर की बात होगा, जहां भी टेम्परेचर की बात होगा, जहां भी सीजन की बात होगा, जहां भी क्लाइमेट की बात होगा, तो इन तमाम जगहों पे आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई मीन टू से दैट कर सकते हैं नहीं, आपको करना है। एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज समर नाउ, इट इज विंटर नाउ, समझ रहे हो, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो ये तमाम चीजें जो देख रहे हो ये सब के सब यही है, या तो वेदर है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, सीजन है, और ये सबके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट के यूजेस में हमने अभी यहाँ पर कितने देख लिया, पहला ये देखा कि लाइफलेस थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल होगा, दूसरा हमने देखा इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए भी इट का इस्तेमाल होगा, तीसरा हमने देखा कि टाइम को शो करने के लिए इट का इस्तेमाल होगा, फोर्थ रूल हमने देखा कि वेदर, टेम्परेचर, सीजन और क्लाइमेट को चेंज दिखाने के लिए भी जो है इट का इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू फिफ्थ यूज। आप हेडिंग दीजिए फिफ्थ यूज। यहां तक जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी आपको इसमें अगर प्रॉब्लम समझ में आता है वीडियोस देखने के बाद, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या लिख देंगे, आप अपना प्रॉब्लम जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं जो फोन का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वहां पे आपकी समस्याओं को पहले समाधान कर लूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। ये जो है कि डेली वीडियोस के लिए है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी चीजें आपको लगे कि वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो बेहिचक आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख दीजिए। हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें उस समस्याओं का समाधान करके तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम लोगों ने फोर्थ यूज देख लिया, अब हमें देखना है फिफ्थ यूज। अब हमें देखना है यूज ऑफ, हम इट पढ़े हैं और इसमें हम लोग देखे हैं फिफ्थ यूज। इट इज used as dummy subject. It is used as dummy subject. Example, it is very easy to learn English. It is very easy to learn English. इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, to learn English is very easy. ये दोनों सेम सेंटेंसेस है, तो लिखने का तरीका अलग है। आगे देखते हैं। It is very difficult to play such a stroke on this pitch. Next हमारा sixth use है, it is used to show emphasis. It is used to show emphasis. It is यहां पे कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए मैं इसको दो ऑप्शन कर देता हूं। Who understand you? It is Mohan who helps me all the time. चलिए जल्दी से नोट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं, बस एक मिनट ले लूंगा। चलिए देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड। ये रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि इट इज यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड डमी फर्स्ट। डमी का मतलब होता है लुकिंग रियल बट फेक। लुकिंग रियल बट फेक, देखने में असली लगेगा लेकिन वो फेक होगा। मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप सेलफोन खरीदने के लिए शोरूम में गए होंगे, वहां पे डमी सेट्स होते हैं, कांच के अंदर जो है डमी सेट्स रखे हुए होते हैं। तो जब उन डमी सेट्स को आप देखते हो तो देखने से आपको ये महसूस होता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फोन है, लेकिन वो ओरिजिनल तो नहीं होता है, वो चलेगा तो नहीं, इसीलिए उसको डमी कहते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि इट का इस्तेमाल एक डमी सब्जेक्ट के रूप में होगा। इट का इस्तेमाल एक डमी सब्जेक्ट के रूप में होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नकली सब्जेक्ट के रूप में होगा। देखने से आपको सेंटेंस में ये लगेगा कि इट यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहां पे इट सब्जेक्ट होगा ही नहीं, वो नकली सब्जेक्ट है।
केवल देखने में लग रहा है कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तविकता में वो सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। आप सोचिए इस बात में कि जब हम बात कहते हैं कि इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है टू लर्न इंग्लिश। लेकिन हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा दिया है? इट। देखने से क्या लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये कहलाता है डमी सब्जेक्ट। जबकि इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो वास्तविकता में यहाँ पे जो है इंग्लिश सीखना सब्जेक्ट है, टू लर्न इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, नॉट इट। लेकिन सेंटेंस को जो है कि हम लोग सुटेबल करने के लिए यहाँ पे इट का इस्तेमाल कर देते हैं, और देखने से हमें ये लगता है कि इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो इट सब्जेक्ट लग रहा है वो डमी सब्जेक्ट आपको कहलाता है। सेकंड एग्जांपल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले सच ए स्ट्रोक ऑन दिस पिच। इस पिच पे ऐसे स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इस पिच पे ऐसे स्ट्रोक खेलना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन हमने सब्जेक्ट के रूप में लगा क्या दिया? इट। इसीलिए इट यहाँ पे कहलाता है डमी सब्जेक्ट। इट यहाँ पे क्या कहलाता है? डमी सब्जेक्ट कहलाता है। इसी सेंटेंस को अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू प्ले सच ए स्ट्रोक ऑन दिस पिच इज वेरी डिफिकल्ट। इसी सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि टू प्ले सच ए स्ट्रोक ऑन दिस पिच इज वेरी डिफिकल्ट। चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट, वास्तविक सब्जेक्ट है वो है इस पिच पे ऐसे स्ट्रोक खेलना, ये सब्जेक्ट है। लेकिन हमने सब्जेक्ट किसको बना दिया? इट को बना दिया। तो इसीलिए ये इट क्या कहलाता है? यहाँ पे डमी सब्जेक्ट कहलाता है। आगे जो सिक्स्थ यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा बात को। ये कहता है कि इट इज यूज्ड टू शो एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहां पर समझिए, एम्फेसिस का मतलब होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में, खास करके यहाँ पे जो इट है वो आपका नाउन और प्रोनाउन में सब्जेक्ट पे जोर देता है। इट शोज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे जोर देता है। जैसे देखिए, इट इज आई ओनली हू अंडरस्टैंड यू। ये तो मैं हूं जो तुम्हें समझता हूं। ये तो मैं हूं जो तुम्हें समझता हूं। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि इट इज आई होगा, इट इज आई होगा। अब यहां पे इट जो है, ये आई जो प्रोनाउन है, इस पे एम्फेसिस शो कर रहा है। इट इज मोहन हु हेल्प्स मी ऑल द टाइम। ये तो मोहन है जो मेरी मदद हर समय कर देता है। यहाँ पे मोहन जो है वो नाउन है और इस पे एम्फेसिस हो गया। यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है, इस पे एम्फेसिस कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे समझना होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस में जहां पे ये प्रोनाउन पे एम्फेसिस कहता है, वहां से लगातार क्वेश्चन बन जाता है। और लगातार क्वेश्चन ये बन जाता है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लगातार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा कि इट इज हिम, इट इज हिम हु। तो समझिए, इट इज हिम नहीं होगा। जब भी होगा तो इट इज ही होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? इट इज ही होगा। इसी को चाहो कि मैं इक्वेशंस के रूप में लिखा दूं, तो बिल्कुल मैं इसे एक इक्वेशंस के रूप में लिखा देता हूं कि आपसे गलती ना हो। यहां से रूल नंबर 6 में आपसे यहां से गलती बिल्कुल ना हो, एक इक्वेशंस में बना देता हूं शॉर्टकट में। ध्यान देना, नाउन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहां हु हो सकता है, यहां हुम हो सकता है। ठीक है, तो मुश्किल ज्यादा नहीं देखना है। हु लिखना है, दैट लिखना है, सीधे यहाँ पे लिखना है। ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इट इज के बाद इसको आप नोट कर लीजिए, स्टार लगा के। इट इज के बाद सब्जेक्ट होगा। जैसे इट इज के बाद आई या मी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आई होगा। इट इज के बाद ही या हिम, तो ही होगा। इट इज के बाद शी या है, तो जाहिर सी बात है शी होगा। इट इज के बाद मोहन, तो देखो मोहन तो सब्जेक्ट में भी मोहन है, ऑब्जेक्ट में भी मोहन है, तो ये होगा मोहन होगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, इसी में थोड़ा सा आगे देखना है। फिर आपका जो दिस है ये भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाना है। एक तो पॉइंट और आप कर सकते हैं कि इट का इस्तेमाल जो है
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के उपयोग होता है। चलिए, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बस एक बात और को ध्यान दीजिए, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सिविल क्यूज। इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी क्या होता है? जहां पे किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना मिले वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इज ऑफ नो यूज नाउ। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इट इज संडे टुडे, आज संडे है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पे आपको कोई सब्जेक्ट ना मिलता हो वहां पे हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इट का इस्तेमाल बखूबी समझ गए होंगे। अब हम आपसे बस 2 मिनट का और चर्चा करेंगे दिस पे, और उसके बाद आपको इट और दिस में कभी समस्या नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब हम दिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये लिखिए, इट शोज ऑब्जेक्ट्स इन नियर, या इसी को आप कह सकते हैं क्लोज ऑब्जेक्ट्स। अब मेरी बातों को समझिएगा। बेसिकली जो डिफरेंस है इट और दिस में, वो ये है कि दिस जो है वो हमेशा जो है नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे दिस इज ए काउ, जैसे दिस इज माई पेन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये जो काउ है ये एनिमल है, और हमने तो ऊपर पढ़ा दिया कि एनिमल के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो काउ का होता है। हमने आपको ये भी पढ़ा दिया कि पेन एक लाइफलेस थिंग्स है, और लाइफलेस थिंग्स के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो इट का होता है। अब आपके दिमाग में बातें हो रहा होगा कि जब यही होता है तो फिर दिस यहां पे क्यों हो गया? बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। मैं फिर से आपको पुराना एग्जांपल पे लेके चलूंगा। पुराना एग्जांपल ये था, आई बाउट ए पेन, इट इज रेड, यही था ना? मैंने एक कलम खरीदा, वो कलम कैसा है? लाल है। अच्छा बताओ, जिस कलम को मैं खरीदा हूं वो पेन अभी मेरे पास है क्या? इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि वो पेन मैं अभी आपको दिखाया हूं मेरे पास में है कि ये वाला पेन मैंने कल खरीदा, ये लाल है, ऐसा तो नहीं है। मैंने कल एक पेन खरीदा, वो लाल है। हो सकता है कि वो पेन मेरे घर पे हो सकता है कि वो पेन मेरे ऑफिस में हो, है ना? तो यहां पे हमें नहीं पता था कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहां पे है। लेकिन दिस क्या शो करता है कि जब वही लाइफलेस थिंग्स आपके पास में होगा, आपके क्लोज होगा, तो आप उसके लिए इट का नहीं बल्कि दिस का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे दिस इज माई पेन, यहां पर नहीं कहेंगे इट इज माई पेन, यहां पे कहेंगे दिस इज माई पेन। क्यों? क्योंकि दिस इज, ये पेन, जब हम इस पेन के बारे में बात करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, पेन मेरे पास में है। और हमने लिखा है कि जब कोई क्लोज ऑब्जेक्ट होगा या जब कोई ऑब्जेक्ट से नियर होगा तो उसके लिए आपको दिस का इस्तेमाल करना है। दिस का इस्तेमाल लाइफलेस थिंग्स के लिए भी होगा और दिस का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए भी होगा। फर्क ये है कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं था, वहां पे वो ऑब्जेक्ट कहां था ये आपको पता नहीं था। लेकिन जब हम बात करेंगे दिस का, तो दिस में दिस का इस्तेमाल तभी होगा जब वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके पास होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगा दिस इज ए काउ, यह गाय है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि गाय मेरे घर पे हो और मैं यहां पे बोलूं दिस इज ए काउ? नहीं बोल सकता हूं ना। अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज ए काउ, इसका मतलब है कि काउ मेरे पास यहीं पे कहीं है, तब तो मैं बोल रहा हूं दिस इज ए काउ। बात समझे? अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज माई पेन, ऑफ कोर्स दिस इज माई पेन। अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज माई पेन, पेन मेरे पास है। यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो समझ लीजिए। वहां पे क्या था कि माई काउ गिव्स मी मिल्क, आई डोंट वांट टू सेल इट नाउ। मेरी गाय दूध देने लगी है, मैं अभी से बेचना नहीं चाहता हूं। मैं जब इस सेंटेंस को बोल रहा हूं तो गाय को लेके थोड़ी ना बोल रहा हूं कि गाय को यहां पे खड़ा कर दिया हूं कि ये मेरी गाय है, दूध देने लगी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूं। ऐसा तो नहीं है। गाय तो मेरे घर पे है,
मैं यहां भी बात कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहां है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर मैं बोलूंगा दिस इज माय काउ, अगर मैं बोलूंगा दिस इज माय काउ, तो गाय में पास होगा, यहां पे होगा, तभी हम बोलेंगे दिस इज माय काउ, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यानी डिफरेंस क्या है? तो दिस का इस्तेमाल कहां होगा? तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। दिस का इस्तेमाल, समझिए मेरी बात को, लाइफलेस थिंग्स के लिए भी होगा और दिस का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए भी होगा, लेकिन कब? जब वो आपके नजदीक होगा। तो जब आपके वो नजदीक होगा तब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको जो है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले क्लास को और भी बढ़िया से बढ़िया ढंग से मैं बनाने की कोशिश करूं। और अगर इसमें कोई कमी नजर आए तो भी बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। अगर आपको इस क्लास से फायदा है, आपको लगता है कि इससे आप जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बिल्कुल सुधर जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।